गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल से जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग इसको देखें पूरा और इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसका जो बेसिक पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला पहला सैन्य पहला है सैन्य यानी इसको इंग्लिश में मिलिट्री बोलते हैं, उपकरण लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? नूड। NOO और आर। तो नूड को फारसी में नूड बोला जाता है, उसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, LIGHT। ठीक है, ये कौन लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन है इराक, सेकंड है इजराइल, थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है ईरान और फिफ्थ है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ईरान। तो ईरान अपना पहला मिलिट्री उपकरण लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? नूर। अब ईरान के बारे में कुछ उसके बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो एक छोटा सा अगर मैप बनाना चाहें तो ये ये मान लेते हैं ईरान है। ठीक है, जैसे भी बना हो देख लीजिए, ईरान है। अब देखते हैं, यहाँ से ऊपर अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, और इसके ऊपर तुर्कमेनिस्तान है और यहाँ से कैस्पियन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसको कैस्पियन सागर भी बोलते हैं, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। ठीक है, इस साइड इराक हो जाता है और ये बीच में ईरान है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है। अब यहाँ का कुछ फिज़िकल फीचर्स देखते हैं, जो कि जैसे माउंटेन क्या है, पर्वत है, कौन सा मरुस्थल है, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है यानी नॉर्थ वाला पार्ट है, यानी ये पार्ट, तो ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट। तो ये जो है इसका नाम एल्बर्स है, ELBURZ, एल्बर्स माउंटेन यानी पहाड़ जिसको बोलते हैं। एल्बर्स माउंटेन किस साइड है? नॉर्थ में है यानी उत्तर में है। जो नीचे वाला पार्ट है इसको जैग्रोस बोलते हैं, ZAGROS, जैग्रोस पर्वत या माउंटेन इंग्लिश में लिखना हो तो जैग्रोस माउंटेन। ये नीचे वाले पार्ट में है यानी सदर्न वाले पार्ट में है, दक्षिण वाले पार्ट में है। और ये कैस्पियन सी हो गया, यहाँ पे फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ हो गया। तो ईरान के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखें, नोट्स करें। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, लोपनूर। लोपनूर हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है और कहाँ स्थित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि काजालकुम रेगिस्तान या तकला मकान रेगिस्तान के पास मध्य में है। सेकंड है ये थार मरुस्थल में है, थार रेगिस्तान में है। या एक है तकला मकान और कुमताग रेगिस्तान में है। और डी ऑप्शन है कि अल रब अल खाली रेगिस्तान में है। तो इसका हम सही बता देते हैं कि इसका सही उत्तर है तकला मकान और कुमताग रेगिस्तान। ये नाम है कुमताग, जैसे अपने यहाँ का थार है तो वैसे कुमताग रेगिस्तान नाम है। टकला मकान भी रेगिस्तान है, वो टकला मकान नाम है। तो ये एक लेक था जिसको झील बोलते हैं, लेकिन ये सूख गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा में है। ये सूख गया है अभी, तो इसलिए इसको याद रखें। और ये तकला मकान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। और एक चीज़ लोपनूर के बारे में ये जानना है कि ये है कहाँ। तो ये कहाँ पे है? सॉरी, ये कहाँ पे है? चाइना में यानी चीन में है। ठीक है, एक सेकेंड, ये कहाँ पे है? चीन में है लोपनूर। क्या है? झील है, अभी क्या हुआ? सूख गया है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन कजाइलकुम, ये कहाँ पे है? ये उज़्बेकिस्तान में है। उज़्बेकिस्तान एक कंट्री है, ये उज़्बेकिस्तान में है। आप लोग इसको नोट कर ले कि कजाइलकुम रेगिस्तान कहाँ पे? तो उज़्बेकिस्तान में है। टकला मकान कहाँ पे है? तो ये चाइना में है, ये भी रेगिस्तान है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि कजाइलकुम रेगिस्तान कहाँ पे? तो ये उज़्बेकिस्तान में है। और टकला मकान कहाँ पे है? ये चाइना में है। और ये क्वेश्चन
ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 साल 4 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टकला-मकान रेगिस्तान कहाँ है, तो ये चाइना में है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए हमने ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि अगर कजालकुम पूछ दे तो कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में, और टकला-मकान पूछ दे अगर दोबारा तो ये कहाँ पे है, चाइना में। उसके बाद दूसरा नंबर थार। थार के बारे में पता होगा कि ये राजस्थान वाले और पाकिस्तान वाले, जो पाकिस्तान वाला जो रीजन है उसमें पड़ता है, तो अगर इंडिया के लिए याद रखना है तो ये राजस्थान में है। उसके बाद कुमताग रेगिस्तान और टकला-मकान तो देख ही लिए, तो कुमताग रेगिस्तान भी सेंट्रल एशिया में ही है, सेंट्रल एशिया यानी वही उज्बेकिस्तान वाले कंट्री में ही है। अब ये डी ऑप्शन है, अल रब अल खाली रेगिस्तान, तो ये जो सऊदी अरब का पार्ट है ये, तो यहाँ यमन, यहाँ ओमान, यहाँ यूएई, ये सब है। तो इस वाले पार्ट में जो रेगिस्तान है उसका नाम है अल रब अल खाली, अल रब अल खाली या अल खाली, जो भी पढ़ना हो, अल खाली। तो ये कहाँ पे है, अरबियन पेनिनसुला कहिए या अरबियन महाद्वीप कहिए, जो भी कहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि धनवंतरी स्कीम, धनवंतरी परियोजना जो मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल मेडिसिन सब डिलीवर करेगा, वो किस स्टेट के द्वारा चलाया गया है, तो ये चलाया गया असम के द्वारा। किसके द्वारा चला गया है, असम के द्वारा। अब एक आउटलाइन मैप बनाते हैं, ये है इंडिया का उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है, ये मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये ठीक है, जैसा भी हो देख लीजिए। ये यहाँ से असम स्टार्ट हो जाता है और असम ऐसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, और इस टाइप से है, देख लीजिए इसको। ये असम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा। तो एक इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाले असम के बारे में कि असम में एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, क्या नाम है, वन हॉर्न राइनो, यानी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये कहाँ पे है, इस वाले एरिया में है, काजीरंगा, असम के इस वाले एरिया में। एक ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से ऐसे जाती है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्या देवान, विद्या देवान एक स्कीम है जो किसके द्वारा चलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 12वीं के बाद, यानी 12वीं के बाद कोई भी बच्चा इस कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी फ़ी गवर्नमेंट पहले क्या करती थी कि कॉलेज के अकाउंट में डाल दिया करती थी, लेकिन अब वो स्टूडेंट के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये किस स्टेट का स्कीम है, तो ये याद रखें कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए, ये स्कूल स्टूडेंट के लिए नहीं है। और याद रखें कि ये किस स्टेट के लिए है, विद्या देवान स्कीम, तो ये आंध्र प्रदेश के लिए है। किसके लिए है, आंध्र प्रदेश के लिए है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो ये पता है कि बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया तेलंगाना, ये हो गया छत्तीसगढ़। तो एक चीज़ देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर आंध्र प्रदेश के साथ टच नहीं होता, यानी शेयर नहीं करता है या सटता नहीं है। ऊपर हो गया उड़ीसा, ये हो गया छत्तीसगढ़, और ये हो गया कर्नाटका, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में देखते हैं, ये विशाखापट्टनम है, ये गोदावरी रिवर आ रही है, तो ये गोदावरी का डेल्टा है। और ये किसका डेल्टा है, कृष्णा का डेल्टा है, देख लीजिए, ये गोदावरी का डेल्टा है और ये कृष्णा का डेल्टा है। तो अगर पूछ दे कि गोदावरी का डेल्टा पहले है या कृष्णा का, तो पहले गोदावरी का डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है, ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको, नैरो सा, बहुत छोटा सा, ये एक लेक है जिसको झील बोलते हैं। इसका नाम है पुलिकट झील या लेक, इंग्लिश में अगर लिखना हो तो लेक, पुलिकट लेक। अब इसके बारे में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये अगर पूछ दिया जाए कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में भी है, क्योंकि नीचे में देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों स्टेट में है। देख रहे बाउंड्री से भी थोड़ा सा लग रहा है, तो ये फैक्चुअल चीज़ है,
याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 96% पार्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और सिर्फ 4% पार्ट जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो अगर ऐसा पूछ ले कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में है तो वो गलत है, दोनों स्टेट में है, और उसका नाम क्या है? पुल्लिकट। क्या नाम है? पुल्लिकट। और एक आंध्र प्रदेश के बारे में एक चीज़ और, ये आप देख ले कि ये गोदावरी का डेल्टा है, ये कृष्णा का डेल्टा है, और गोदावरी के डेल्टा के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कोडिंगा। यहाँ देख सकते हैं क्या नाम है? कोडिंगा। कोडिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो कोडिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। और कौन से, अगर पूछ दे कि किस नदी के डेल्टा पे है, तो याद रखना है कि गोदावरी पे है। ठीक है, गोदावरी नदी के डेल्टा पे है कोडिंगा वन्य जीव अभयारण्य, जिसको बोलते हैं हिंदी में वन्य जीव अभयारण्य। अब चलते हैं अगले। इसमें इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम दिखाना चाहेंगे। एक मिनट। उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग इसको भी नोट्स बनाएं, पढ़ें और याद रखें। तो इससे पहला है, एक सेकेंड, इसमें पहला है कि ग्लोबल टेररिज्म डिपो इंडेक्स, यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। अब अगर पूछा जाए कि कौन रिलीज करता है, तो इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आप इसको हिंदी में याद रखिए या इंग्लिश में, दोनों में यही लिखा जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, ऑस्ट्रेलिया का। जैसे इंडिया का नीति आयोग एक थिंक टैंक है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का ये एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद से ग्रसित देश है, यानी अफेक्टेड जो कंट्री है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे रैंक मिला है किसको? अफ़गानिस्तान को। किसको मिला है? एक नंबर पे अफ़गानिस्तान को। सेकंड नंबर पे मिला है इराक को। थर्ड नंबर पे मिला है सीरिया को। ठीक है, तो तीन कम से कम याद रखें कि पहले नंबर पे किसको मिला है? अफ़गानिस्तान को, सेकंड पे इराक को, थर्ड पे सीरिया को। अब जानते हैं कि इंडिया को इसमें कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। तो इंडिया को मिला है 7वां रैंक। इंडिया अपना एक रैंक पीछे चला गया है, यानी ये 7वां नंबर पे आ गया है। तो अब देख सकते हैं कि इंडिया भी आतंकवाद से ग्रसित देश में आता है, और ये 7वां नंबर का रैंक है। उसके बाद ये देख ले कि कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इंडिया 7वां नंबर पे है। इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि इंडिया का नीति आयोग, जो इंडिया का थिंक टैंक है, इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये नहीं कुछ भी रैंक दे रहे हैं, इंडिया को इतना आतंकवाद से ग्रसित नहीं है, तो नीति आयोग उसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो नीति आयोग के बारे में एक बात जान लें कि नीति आयोग को बनाया कब गया था? तो 2015 में। ठीक है, उसके बाद इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों चीज़ याद रखने वाला है कि प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या नाम है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी 1.5 बिलियन डॉलर जो है
सो कोविड-19 से बचने के लिए इंडिया को लोन के तौर पे दिया है, ठीक है। 1.5 बिलियन डॉलर आप इसको याद रखिए कि कौन दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब अगर पूछ लिया जाए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये फिलीपींस जो कंट्री है वहाँ के मनीला में है, मनीला उसकी राजधानी भी है, और उसी के बगल में एक जगह है वहाँ पे है, वैसे एग्जैक्ट मनीला में नहीं है लेकिन कम से कम याद रखें कि कहाँ पे है, मनीला में है, ठीक है। और इसमें एक याद रखने वाला, जैसे ए से एशियन लगा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एशिया का ही देश इसमें है, ऐसा नहीं है, इसमें एशिया का भी देश है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एशिया का भी है और एशिया पैसिफिक यानी अदर भी है, ठीक है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, एशिया से भी है और एशिया से बाहर का भी है। और ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी 2019 में पूछा गया है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में एशिया का भी कंट्री है और एशिया से बाहर का भी कंट्री है। उसके बाद एक रिपोर्ट है, याद रखें इसको, कि द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, क्या नाम है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, कौन रिलीज़ करता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलीज़ करता है। कौन रिलीज़ करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलीज़ करता है। और कितना लोन मिला है इंडिया को, 1.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। इतना चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बना कब था, तो 1960 के आसपास बना था, वैसे एग्जैक्ट डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 11th सेशन ऑफ पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, क्या नाम है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। ये रसिया वाला सेंट पीटर्सबर्ग नहीं है, ये पीटर्सबर्ग कहाँ पे है, जर्मनी में है, वो यहाँ पे है, ये जर्मनी का मैप है, ये इस एरिया में पड़ता है पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो पीटर्सबर्ग कहाँ पे है, जर्मनी में है, एक बात ये याद रखने वाला है। और अभी कौन सा डायलॉग हुआ, 11th नंबर का डायलॉग हुआ है, ठीक है। इसको होस्ट कौन किया है, तो जर्मनी किया है होस्ट। इसको को होस्ट कौन किया है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड इसको को होस्ट किया है, जर्मनी और यूके दोनों किया है। तो ये याद रखने वाली बात है कि 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग कहाँ पे हुआ, तो जर्मनी में कौन होस्ट किया, तो जर्मनी होस्ट किया था, लेकिन उसके साथ यूनाइटेड किंगडम भी था यानी इंग्लैंड भी था। अब जर्मनी के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं, ये जर्मनी है। अब देखिए यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये ब्लैक फॉरेस्ट वाला एरिया है, ये देख रहे होंगे ब्लैक फॉरेस्ट वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ ये माउंटेनियस रीजन है ये, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोल यानी कोयला बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कोल निकाला जाता है, जो जर्मनी के इंडस्ट्रियल रीजन में इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है, तो ये याद रखने वाली बात है। ऊपर अगर याद रखना हो तो ऊपर में एक उत्तरी सागर है जिसको नॉर्थ सी बोलते हैं, और इधर बाल्टिक सागर है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि जर्मनी का दोनों से बाउंड्री से टच होता है, इधर उत्तरी सागर से और इधर बाल्टिक सागर से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे। यहाँ जर्मनी के बारे में एक और पॉइंट दिया हुआ है, ये एक रिवर है, क्या नाम है इसका, राइन, RHINE, राइन नदी। तो अगर पूछ ले कि राइन नदी कहाँ से बहती है, तो ये और कंट्री से भी बहती है, जैसे ये स्विट्ज़रलैंड से निकल रहा है, फिर होते हुए ये जर्मनी जा रहा है, और फिर कुल मिला के कहाँ जाके गिरता है, नॉर्थ सी में यानी उत्तरी सागर में। अगर पूछ ले कि राइन नदी कहाँ पे जाके गिरता है, नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर में गिरता है। और राइन नदी है कहाँ पे, यूरोप में, किसी एक कंट्री में नहीं है, ये और कंट्री में भी फैला हुआ है। तो राइन रिवर कहाँ पे है, ये यूरोप में है, और जर्मनी से भी ये जाके गुजरता है। और ये ब्लैक फॉरेस्ट रीजन जो अभी हम बताए हैं, जहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जर्मनी का कोयला वहीं पे यूज़ होता है ज़्यादा, जर्मनी जो कोयला यूज़ करता है वो ब्लैक फॉरेस्ट से ही निकाला जाता है। तो यहाँ से होके राइन रिवर बहती है, RHINE, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद अगले नंबर पे चलते हैं, एक और ये क्वेश्चन है, एक वोल्गा रिवर है, वोल्गा नदी, POLGA, ठीक है। तो वोल्गा नदी कहाँ कहाँ से बहती है, तो देखिए कितना लंबा नदी है ये, और यहाँ पे फाइनली आके गिरती है, ये वोल्गा नदी है, ठीक है। तो अभी राइन नदी बह करके कहाँ जा रही थी, उत्तरी सागर में यानी नॉर्थ सी में। वोल्गा नदी कहाँ आके गिरती है, तो ये कैस्पियन सी है, क्या है, कैस्पियन सी में आके गिरती है,
यानी कैस्पियन सागर में, जो अभी हम ईरान के पास डिस्कस किए थे वहीं पे आके ये गिरती है। क्या नाम है इसका? वोल्गा नदी। ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद एक और रिवर है जिसका नाम है डन्यूबे रिवर, डेन्यूब या डनोबे जो भी पढ़ना हो, डेन्यूब रिवर या डेन्यूब नदी। अब ये कहाँ आके गिरता है? अभी तक देखे कि राइन रिवर जाके गिरता था उत्तरी सागर में या नॉर्थ सी में, वोल्गा रिवर आके गिरता था कैस्पियन सी में यानी कैस्पियन सागर में। अब डन्यूब रिवर जो है या डेन्यूब रिवर, ये कहाँ जाके गिरता है? तो ये ब्लैक सी में जाके गिरता है। कहाँ गिरता है? BLACK, ब्लैक सी यानी काला सागर, काला सागर। ये डेन्यूब रिवर कहाँ जाके गिरता है? काला सागर में। तो ये यूरोप का 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर आप इस मैप में देखने की कोशिश करें तो ये रहा राइन रिवर, ये यहाँ पे जाके गिर रहा है, ये राइन रिवर है। और ये जो रेड वाला मार्क है ये डेन्यूब रिवर है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही है। आप लोग इसको रिवाइज करें, नोट करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।